गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसका शीर्षक था ये। उसी में हमने एक नई व्यवस्था जो रीड और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा प्रतिपादित थी, और इस व्यवस्था को, नई व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के स्थान पर ही रखा गया था, जिसका उद्देश्य था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। और भी कई समस्याओं का समाधान हुआ नई व्यवस्था के द्वारा। बहुत से परिवर्तन किए गए बंदोबस्त व्यवस्था और नई व्यवस्था में आकर के, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी उसमें भी कई समस्याओं का सामना किया गया। और उस समस्याओं को दूर करने के लिए आशावादी अफसरों का मानना भी था कि इस व्यवस्था से हम किसानों को एक संपन्न और उद्यमशील किसान बना सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग ये आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लैंड देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिस प्रकार हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भी यही था कि भारत के अंदर जो भी प्रतिपादन किया जाए, चाहे वो कृषि पर आधारित हो या अन्य किसी माध्यम से हो, वो इस प्रकार का हो जिससे उनकी वहाँ इंग्लैंड यानी यूरोप महाद्वीप की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें, जिससे वो यहाँ से उन वस्तुओं को का आयात करें और यूरोप जैसे महाद्वीप के अंदर उनका निर्यात कर सकें। क्योंकि यहाँ से वे आयात की वस्तुओं का मूल्य कम रखते थे और वहाँ अपने देश में दूसरे महाद्वीप के अन्य देशों में निर्यात करने के लिए उनका मूल्य अधिक रखते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे योजनाएं बनाई, जिनके द्वारा यह कार्य करने में वो सफल भी हुए। तो आज ये यूरोप के लिए फसलें उनका मानना था कि भारत एक भूमि और कृषि योग्य भूमि से संबंधित देश है। अच्छी किस्म की मिट्टियों और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का यहाँ पाया जाना, तो अच्छी फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने यह महसूस भी किया था और इसीलिए ये ग्रामीण शासन पर पहले जोर दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि यदि हम कृषि पर अपना निवेश लगाएं और उन पर ज़्यादा कार्य करें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी।
और उन्होंने ऐसा किया भी और सफलता उनको प्राप्ति हुई। उनका मानना था कि यदि ग्रामीण इलाके को न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ से यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलों को भी पैदा किया जा सकता है। यहाँ पर वो फसल पैदा करवाएं और अपने देश में यहाँ से आयात कराएं और आयात कराने के बाद वहाँ पर अच्छी कीमत पर उनका निर्यात करें। इसी क्रम में सन 18वीं सदी में के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। सभी जानते हैं अफीम क्या होती है। अफीम एक प्रकार का धूम्रपान होता है जिसे धूम्रपान के लिए प्रयोग किया जाता है और हमारे देश में इसकी पैदावार अच्छी मिट्टी होने के कारण अच्छी होती थी, मेहनत भी करनी पड़ती थी। और नील सभी जानते हैं, नील का प्रयोग हम लोग अपने वस्त्रों को अच्छा बनाने के लिए, खासकर हम लोग जो सफ़ेद कपड़े होते हैं यूनिफॉर्म में हम लोग सफ़ेद शर्ट का यूज़ करते हैं, उसमें नील का प्रयोग करते थे। तो नील ये कोई रंग नहीं होता है। तभी कहते हैं अच्छी नील नहीं लेके आए, कलर ख़राब हो गया, कलर के में हो गया तो उसमें शर्ट आपकी ख़राब हो गई, स्पॉट पड़ गए। जो अच्छी नील होती है ये एक पौधा होता था, एक प्लांट होता था, उस प्लांट से की पैदावार की जाती थी और उसी से इसका नील का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों के पास इंग्लैंड में इन सभी की मशीनों के द्वारा उनको अच्छी किस्म की नील बना करके उनका निर्यात किया जाता था। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण कच्चा माल अच्छी मात्रा में और अधिक मात्रा में प्राप्त होता था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, उनको किसी न किसी तरह, क्योंकि वो कर्ज के रूप में किसी तरह उनके अधीन हो जाते थे। तो फिर जब व्यक्ति उनके अधीन हो जाता है तो अपनी मनमानी से कुछ ना कुछ वो कार्य कराते थे, ज़बरदस्ती भी कराते थे, नहीं वो करने के उससे होते, लेकिन फिर भी उसको कराते थे। जिस प्रकार बंगाल में किसानों के द्वारा पटसन की खेती पर जोर देना, इसी प्रकार असम के लोगों को चाय की खेती करने में प्रयोग करना, अधिक उनको उसमें लगाना। चाय भी क्या होती है, ये भी आपका एक प्लांट होता है, लीव्स होती, पत्ती होती है, उसी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ चाय वैसे भी ज़्यादा पीते थे तो कच्चा माल यहाँ से ले जा करके वहाँ पर ये सब कराते थे, इसलिए उन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते थे। इसी तरह संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान समय में हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गन्ने पर जोर दिया जाता था, क्योंकि गन्ने से सभी जानते हैं चीनी का निर्माण होता है, गन्ने से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। सीरा बनता है, उसी सीरे से कुछ लोग वर्तमान समय में शराब वगैरह बनाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, गुड़ का रूप में भी होती है। यानी जब उसको क्रश करती है मशीनों द्वारा, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर गन्ने को किसान ले जाकर बेचता है, तो वहाँ पर उसको जब क्रश किया जाता है तो उसके जूस से परिवर्तित होकर के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो वेस्टेज होता है वो सीरा होता है, लेकिन उस वेस्टेज सीरा को भी प्रयोग में लाया जाता है शराब बनाने के प्रयोग में। चीनी का भी निर्माण होता है, गुड़, उसको खांड भी बोलते हैं, उसका भी निर्माण होता है। तो एक गन्ना लगता है कि जूस केवल निकलता है, लेकिन बहुत सारी ये सब सारी चीज़ें वो जानते थे। आज भी हमारे देश में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो गन्ने की हैं, वो बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने की भी वहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत पुरानी फैक्ट्रियाँ हैं। इसी प्रकार पंजाब में गेहूँ पर जोर देना,
क्योंकि सभी जानते हैं कि पंजाब में गेहूं की पैदावार सबसे अधिक होती है और आज वहाँ पर जो खेती होती है वो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पंजाब में सबसे पहले वहाँ पर कृषि में औद्योगिक क्रांति आई थी और औद्योगिक यानी तकनीकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से वहाँ पर इस पर जोर दिया गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र में व पंजाब में भी कपास की खेती की जाती थी। कपास अभी जानते क्या होती है? कपास का भी एक प्लांट होता है, फिर छोटे छोटे कोई बिलोने बोलते हैं, निकलते हैं और उन्हीं से रुई बनती है और उस रुई से धागा और उस धागे से क्या बनती हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। तो कपड़ों की मतलब सब इंग्लैंड वगैरह तो यहाँ से मैंने बताया भी आपको कि जो कंपनी का उद्देश्य तो यहाँ से कच्चा माल ले जाना, ये सब चीज़ बहुमूल्य थी और इसे ज़्यादा अधिक से अधिक पैदावार, क्योंकि जब तक हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा हम उसमें कोई भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों का यही उद्देश्य था। आपने अभी देखा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का यहाँ पर पैदावार करा के और यहाँ से उसका कच्चा माल को ले जा कर के अपने देश में उसका मॉडिफिकेशन करके उसको नया प्रारूप दे करके बेचते थे। नई वस्तु का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसकी रॉ मटेरियल्स हो, कच्चा सामान हो। इसी प्रकार मद्रास में चावल की पैदावार अधिक, क्योंकि आप वर्तमान समय में देखते हैं चावल फिर खाने में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि चावल से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की खाने की वस्तुओं का ही निर्माण होता है। जो आपकी बहुत सारी वस्तुएं बाज़ार में मिलती हैं, ये सब क्या होती हैं? चावल के उससे बनाई जाती हैं। इनको ब्रेकफास्ट में, नाश्ते के रूप में इनको प्रयोग भी करते हैं। यह सब हुआ कैसे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए थे। इनको फैलाने के लिए उन्होंने वहाँ किया और वही होता है। अभी आज भी बहुत सारे गाँव में आप देखते हैं, यदि कोई हम नई चीज़ लेके जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो इतना पढ़े भी नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इनको यदि हम मोटिवेट करते हैं, किसी समझाते हैं, उनको समझ में आता है। और उसका बीज में भी देखा था कि इसमें डीजल का पौधा भी आता है, डीजल बनाने के लिए। डीजल सभी जानते हैं आपका पेट्रोलियम का ही पार्ट है, जिससे पेट्रोल होता है, तो उसका प्लांट आता है। पेपरमेंट का भी प्लांट होता है, उससे पेपरमेंट तैयार। तो ये सारी खेती उस टाइम भी की जाती थी। ये सब कच्चा माल यहाँ से प्राप्त होकर के ये सारी पैदावार हमारे देश में होती है, क्योंकि अच्छे किस्म की मिट्टी प्राप्त होती है। इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या रंग कोई भी इतिहास है? रंग का भी कोई इतिहास है। रंग कहाँ से आता है? सूती कपड़े में छापों की 2 तस्वीरें यानी चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि इस चित्र में आपने देखा 2 चित्र बने हुए हैं और इन दोनों तस्वीरों में जो 2 तस्वीरें दी गई इन छापों में, जिसमें बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकर कौन होते हैं? जो कपड़े बुनते हैं, इनको बुनकर बोलते हैं। उनके द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे, कलम का मतलब कपड़े पर हाथ से, हस्तकारी, हाथों के द्वारा उस पर छापे बनाए दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है। क्या अंतर? एक समान लग रही समानता कि दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। अभी आपने देखा नील का प्रयोग इस्तेमाल किया गया, इससे आमतौर पर नील कहा जाता है। दोनों में नीले रंग दिखाई पड़ रहा है और इसे क्या कहा जाता है? नील कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि यह नील का जो रंग है वो किस तरह पैदा किया जाता है? अभी हमने आपको बताया था, इसका एक पौधा होता है, नील का पौधा, जो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता है। वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है
इस बात की भी संभावना थी कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस की छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। नहीं, तैयार किया गया था, क्योंकि यह उस समय नील की खेती यहीं होती की जाती थी और उसी रंग का उपयोग उसमें किया गया है। नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि भारत में ही नील का सबसे बड़ा स्रोत था और इसी कारण भारतीयों को भी नील की मांग पड़ती थी। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़े उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड नाम का एक पौधा और था, लेकिन उसमें बैंगनी रंग की अपेक्षा नीला रंग ज़्यादा अच्छा होता है और बैंगनी रंग तो बनाया भी जा सकता है। ब्रिटेन के कई हिस्सों में तो यह पौधा उगता था, बोर्ड नाम का ब्रिटेन में उगता था, लेकिन नील के साथ प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, प्रतियोगिता, तो यूरोप के लोग परेशान होने के कारण बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील का आयात पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि वहाँ बनाया जाता था और वहाँ पर आयात मतलब क्योंकि भारत देश से उसका आयात होता था इंग्लैंड में नील का, तो वो चाहते थे यदि नील का पौधा हमारा जो बोर्ड पौधा इसकी पैदावार हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका उपयोग ज़्यादा होता है। आप भी देखें कभी कोई उत्पादन जब मार्केट में आता है और एक जो हम उत्पादक यूज़ कर रहे हैं और उसके स्थान पर अगर दूसरा उत्पादक आता है उसमें अच्छी किस्म होती है, तो निश्चित ही हम उसको छोड़ करके उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। तो जब कंपनी को पता चलता बढ़िया कंपनी होती तो इनका फिर प्रतिस्पर्धा के कारण वो उनका किसी तरह से प्रयोग करके उनको हटाने या अपने को नई और उस पर तकनीकी जोड़ करके उसको और आगे निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। मगर कपड़े को रखने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि बैंगनी आपने देखा था कुछ बीच में आती थी बाहर की कंपनियों के नील लगने के लिए, तो उसमें बैंगनी कलर हो जाता था हल्का, उजाला वगैरह ये थी इनमें बैंगनी कलर, लेकिन शुद्ध नील जो उसको ब्लू करके आती है, रेड ब्लू करके आती है, वो जो नील होती है वो बढ़िया नील होती है, तो वो इसी पौधे से बनाई गई नील होती है, जिसको कपड़े रंगने में उनमें ज़्यादा पसंद करते थे लोग, क्योंकि उसमें चमक शाइनिंग भी आती थी और अच्छा भी लगता था। बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, थोड़ी देर बाद धूप में निकलने में उड़ जाता था, जगह जगह स्पॉट पड़ जाते हैं, क्योंकि आप उसका यूज़ करके भी देख सकते हैं। इसी प्रकार 17वीं सदी में तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के हाथ पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया, क्योंकि जो कंपनियां थी कपड़ा बना रही थी तो उसमें भी उन्होंने देखा कुछ रंग फीका पड़ जाता था, तो उससे क्या होता, शिकायत आने लगी, क्योंकि उसका जो पूरा मार्केट था पूरे यूरोप में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं से वो समस्या आएंगी कि इसलिए उसका वहाँ से कपड़ा पर वापस भी आने लगा था। इसलिए उन्होंने उस जो पाबंदी लगाई जा रही उसको पर थोड़ी सी ढील दी गई। ढील का मतलब फिर से थोड़ा सा आयात फिर करने लगे। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। बागान क्या होता है? बागान एक विशाल खेत होता है, बहुत बड़ा खेत, जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। बहुत बड़ा बागान होगा और वहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार की खेती करवाना, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि विषय में बागानी का जिक्र किया जाता है। इनके ही बागान होते बड़े बड़े,
चाय का बागान खूब सुना होगा आपको, बहुत लंबा होता है क्षेत्र, पूरे में उसी की पहले एक ही प्रकार की खेती। बागान क्या होता है, एक ही किस्म की एक बड़े खेत में उत्पन्न करना, वो बागान कहलाता है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। कपास का उत्पादन हमने भी आपको बताया था, कपास से भी रुई उत्पन्न करके उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। आपको मालूम, आपके जो बापूजी के नाम से जानने वाले पूजनीय महात्मा गांधी जी, वो स्वयं उसी कपास के से रुई तैयार करने के बाद उस रुई से धागा बनाते थे चरखी के द्वारा, और उसी धागे का बने हुए कपड़ों का वो इस्तेमाल करते थे। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि इधर कपास की आयात हुआ, कपड़ा ज़्यादा बना, और कपड़ा सभी लोग सफ़ेद नहीं पहनेंगे तो उसको कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल होने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता था। और जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई और सन 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन सीधा रह गया था, आधा रह गया था, क्योंकि इसकी मांग बहुत बढ़ती चली जा रही थी। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ कभी कभी उसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे होते नहीं होते। किसी चीज़ का हम ज़्यादा, किसी क्रीम का चेहरे पर ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा कब तक प्रयोग करते हैं, शुरू में खूब हम यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, कलर हमारा फेयर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जाकर के बॉडी पर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसी वजह से उस पर जो उत्पादन धीरे धीरे आधा रह गया, तो उससे वहाँ के ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे रंगरेज, उनको भी नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी होने लगी और वो एक नए सोच की तलाश में भी करने लगे कि यह नील कहाँ से मिल सकता था। इसकी उसमें प्रयास में वो लग गए और अभी इसी क्रम में आगे आपको और अध्ययन करेंगे। आज आपका इस टॉपिक पर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक भी आपका इसी चैप्टर से होगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।